राजू ने कहा है, देश चाहता है तो अटल को सम्मान मिले। फारूक अब्दुल्ला ने वाजपेयी को भारत रत्न से भी बड़ा बताया। राज बब्बर ने नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर उन्हें बड़बोला साहिब बताया है। उन्होंने कहा, गुजरात में मोदी लड़कियों का पीछा करते हैं। बीजेपी ने उन पर पलटवार करते हुए कहा है, राज बब्बर नाचने गाने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। इससे पहले मनीष तिवारी ने मोदी को साहिबजादे कहा था। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को विकास के मुद्दे पर मुकाबला करने की चुनौती दी है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में चुनावी रैली में मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बर्बाद किया है। उन्होंने कांग्रेस को झूठ बोलने की फैक्ट्री करार दिया। आगरा में 31 नवंबर को होने वाली मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नया तरीका निकाला है। यहां कार्यकर्ता मुफ्त में चाय बांटकर लोगों को रैली में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। यूपी में बिजली की खराब हालत के बीच ट्रांसफार्मर लॉबी का बड़ा दबाव सामने आ रहा है। पुरानी बीएसपी सरकार के दौरान एक्यूरेट कंपनी को दिए गए ठेके को रद्द करने का आदेश हुआ है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कानपुर में बसाई जा रही एक टाउनशिप सवालों के घेरे में है। इसे बनाने के लिए कायदे कानून से लेकर आम जनता की सुरक्षा तक को ताक पर रख दिया गया। गंगा वैली में बसाई जा रही इस टाउनशिप के पीछे है भूमाफिया, बिल्डर और अधिकारियों का सिंडिकेट सामने आया है, तो सिर्फ मुनाफे के लिए एक पूरे शहर को खतरे के मुहाने पर खड़ा कर रहा है। नाबालिग से यौन शोषण के आरोपों से घिरे आसाराम को जोधपुर कोर्ट में पेश किया गया है। उनकी जमानत पर फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। आसाराम ने एक बार फिर महिला वैद्य की मांग की है। इधर गुजरात हाई कोर्ट ने आसाराम और नारायण साईं की एफआईआर रद्द करने की अर्जी को खारिज कर दिया है। नौकरानी की मौत के मामले में सांसद धनंजय सिंह और उनकी पत्नी जागृति को आज कोर्ट में पेश किया गया। यहां से उन्हें 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यूपी में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दिखने लगा है। सरकारी अस्पतालों में आंखों की जांच नहीं हो पा रही है, तो कल जननी सुरक्षा योजना से जुड़े कार्यक्रम बंद किए जाएंगे। 20 नवंबर से लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, ईसीजी जैसी इमरजेंसी सेवाएं भी ठप करने का ऐलान कर दिया गया है। हापुड़ में हुई बैंक डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2,74,000 रुपए, एक कार और एक बड़ी संख्या में असलहे बरामद हुए हैं। पीलीभीत में एक फर्जी सीएमओ को गिरफ्तार किया गया। इस शख्स ने अपने लेटर हेड पर एमबीबीएस, एमएस, एमसीएच जैसी डिग्रियों की फहरिस्त लगा रखी है। जब पुलिस ने जांच की तो इसके पास कोई भी डिग्री नहीं थी। नमस्कार, जी फॉलो अप में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। तो कानपुर में बिल्डर, भूमाफिया और अफसरों के गठजोड़ ने शहर में एक घोटाले की शहर को एक तरीके से बुनियाद दे दी है। तो घोटाले के शहर की बुनियाद रख दी है। गंगा वैली में बसाए जा रहे इस शहर में नियमों को ताक पर रख दिया गया है और पर्यावरण के साथ साथ यहां बसाए जा रहे लोगों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। तो जी मीडिया ने इसकी पड़ताल की और रिपोर्ट में क्या सामने निकल कर आया है वो आप भी देखिए। कलकल करती ये गंगा नदी कभी कानपुर के उत्तरी किनारे को छूती हुई प्रयाग की ओर बढ़ती थी। इस दौरान गंगा ने अपने दोनों किनारों पर बसी जिंदगियों को जीने के लिए एक मजबूत आधार दिया था। इस नदी ने उपजाऊ जमीन और पर्याप्त मात्रा में जल के स्रोत दिए। लेकिन इसी गंगा को जब सरकारी अनदेखी, निजी स्वार्थ और अवैध निर्माण ने जकड़ना शुरू कर दिया तो इस नदी ने इंसानी सभ्यता से अपनी दूरी बनानी शुरू कर दी। लेकिन इतना होता तो भी गनीमत थी। विशेषज्ञ मानते हैं कि गंगा की दूरी बनाने के बाद उसके किनारों पर हो रहे अवैध निर्माण से एक दिन भयानक खतरा पैदा हो सकता है।
लेकिन कानपुर प्राधिकरण पर चेतावनियों को अपने स्वार्थ में अनदेखा करने का आरोप लगता रहा है। कानपुर में गंगा की वर्तमान स्थिति पर गौर करें तो पिछले 18-19 सालों में गंगा ने अपने रुख में बदलाव किया है। इसे गंगा के मुहाने पर हो रहे बेतरतीब अवैध निर्माण का नतीजा कहें या गंगा के महत्व से अनजान हो चुकी इंसानी फितरत की एक बड़ी भूल। कानपुर में गंगा करीब 120 किलोमीटर पूर्व में चली गई है। बावजूद इसके यहाँ सरकारी लापरवाही दिनों दिन जारी है और आज तस्वीर ये है कि नदी के एक बड़े कटान यानी कानपुर के गंगा वैली में बिल्डरों और डेवलपर्स की निगाह पड़ चुकी है। यूपी से सटे कई राज्यों में समय समय पर गंगा की भयावहता देखी जाती रही है। बावजूद इसके प्राकृतिक आपदाओं से कोई सबक लिया जाए, कानपुर के गंगा के बलुआई जमीन पर आज गगनचुंबी इमारतें खड़ी होने लगी हैं। बिल्डरों और डेवलपर्स की होड़ और सरकारी बाबुओं की पैसों की भूख ने खेती योग्य जमीनों को भी नहीं बख्शा है। सरकारी गलत नीतियों के कारण 20-20 हजार रुपए में बिकने वाली जमीन यहाँ 2-2 करोड़ रुपए की कीमत को छू रही है। तेजी से इन इलाकों में बढ़ते जमीन माफियाओं की सक्रियता और कानपुर विकास प्राधिकरण की मिलीभगत से खेती लायक जमीनों का लैंड यूज बदला जा रहा है। किसानों का आरोप है कि भूमाफियाओं ने सरकारी अधिग्रहण का भय दिखाकर उनकी जमीन औने पौने दामों में खरीद ली और बाद में केडीए से साठगांठ कर खेतीहर जमीनों को आवासीय उपयोग के मकसद से नया लैंड यूज तैयार करवा लिया गया। बहुत से ऐसे एरिया जो कि सब्जी पट्टी और ये सारे के सारे डिक्लेयर हो गए थे माफियाओं के, उसको उन्होंने रिहायशी बदल दी। जैसे ईश्वरीगंज के क्षेत्र में करीब 1000 एकड़ जमीन का उस टाइम पे जो प्रमुख सचिव थे वो भी इंटरेस्टेड हो गए थे और इन लोगों ने उसको भी परिवर्तन करके कर दिया उनका एरिया रिहायशी और उसकी जगह पे गरीब किसानों का कर दिया ग्रीन बेल्ट। तो ये मास्टर प्लान का खेल ये कि पूरा खरीदा हुआ मास्टर प्लान है। बिल्डरों ने जहाँ जहाँ जमीनें ले रखी थी वहाँ इन्होंने जो है इसको मास्टर प्लान अपने हिसाब से रिहायशी कमर्शियल बना डाला और जहाँ पे गरीब किसान था इनके कॉस्ट पे उसकी जमीन को हरित पट्टी था कि वो वहाँ पे उसका लाभ न उठा पाए। अब इसे शासन प्रशासन की अदूरदर्शिता कही जाए या केडीए और भूमाफियाओं की मिलीभगत का खेल। प्राकृतिक सुरक्षा के सभी नियमों को ताक पर रखकर नवाबगंज से बिठूर सिंहपुर जाने वाले मैनावती मार्ग के दोनों ओर दर्जनों गगनचुंबी इमारतों का आधार रख दिया गया। यहाँ नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट के समन्वयक के रूप में काम कर रही आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों का भी यही मानना है कि इन प्रोजेक्ट्स में लोगों की जीवन भर की गाढ़ी कमाई को ही नहीं बल्कि उनके भविष्य को भी खतरे में डालने का काम किया जा रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट बंद हो गए तो लोगों की गाढ़ी कमाई बर्बाद हो जाएगी और प्रोजेक्ट पूरे हुए तो वैज्ञानिकों को डर है कि गंगा में बाढ़ आने पर उनके घर बह जाएंगे। कैमरामैन मुकेश गुप्त के साथ आर.एन. अग्रवाल, जी मीडिया, कानपुर। तो वाकई चौंकाने वाली ये रिपोर्ट सामने आई है क्योंकि सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ मुनाफा देखा जाएगा और कुछ नहीं देखा जाएगा। नियम कायदे जो है वो ताक पर रख दिए जाएंगे और एक बात सिर्फ दिमाग में रहेगी, ध्यान में रहेगी कि कैसे भी हो कमा लो नोट। बहरहाल विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं इस पर भी नजर डाल लेते हैं। विशेषज्ञों की माने तो नए टाउनशिप का ऐलान बिना किसी सिविल सर्वे के कर दिया गया तो भूमाफियाओं के बढ़ते प्रभाव और सरकारी लापरवाही की वजह से रिवर ट्रेनिंग वर्क को भी नजरअंदाज कर दिया गया। वैज्ञानिक ऐसे खतरे की आशंका साफ जता रहे हैं कि अगर भविष्य में गंगा अपने पथ पर वापस नहीं लौटी तो यहाँ तबाही का वो मंजर देखने को मिलेगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। चाहिए उस एरिया को हमें फ्लड प्लेन या ग्राउंड वाटर सोर्स उसको यूज करना चाहिए या एग्रीकल्चर पर्पज से यूज करना चाहिए बिकॉज फ्लड प्लेन्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, अदरवाइज उससे पूरी इकोलॉजी, रिवर की जो इकोलॉजी है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसका इम्पैक्ट हमें बहुत शॉर्ट टर्म में नहीं लगता लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम काफी ज्यादा इम्पैक्ट उसका लगता है। गंगा कटरी में टाउनशिप के निर्माण के खिलाफ शहर के कुछ वकीलों और एनजीओ ने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। दलील दी गई कि किसी भी प्रकार का जियोमॉर्फोलॉजिकल सर्वे या सॉइल टेस्ट कराए बगैर इन जमीनों पर इमारतें खड़ी करने की इजाजत न दी जाए। कोई इन्होंने सिविल सर्वे नहीं करा। हमने ये कहा कि भाई आप सिविल सर्वे करिए, कौन सी जगह ऊंची है, कौन सी नीची है, कहाँ पे क्या, इन्होंने कुछ नहीं करा। इन्होंने कहीं से शॉर्टर वर्जन ले करके और नक्शा सा ले लिया और उसके ऊपर इन्होंने लाल नीला पीला रंग करके और उसको मास्टर प्लान ले ली। एनजीओ के पीआईएल के खिलाफ मर्चेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने अपना जवाब कोर्ट में दाखिल किया, जिसके बाद कोर्ट ने निर्णय सरकार के ऊपर छोड़ते हुए कहा कि मास्टर प्लान में अगर कोई गड़बड़ी हो तो सरकार उसे देखकर सही तरीके से लागू कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है। लेकिन साल 2006 में सरकार ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए विवादित मास्टर प्लान को ही लागू कर दिया, जबकि अदालत में वकीलों और एनजीओ की ओर से दाखिल पीआईएल पर निर्णय आना अभी बाकी है।
अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ऐसी क्या जल्दबाजी थी जिसके आगे हजारों लोगों की जिंदगी से जुड़े गंभीर मसले को दरकिनार कर दिया गया। मैं लगातार इसमें लेटर लिख रहा हूँ, तो मैंने कहा कि भाई इसके अंदर जो है पूरा जो है उसके साथ मैनावती मार्ग के बिल्कुल जो है सारा का सारा एरिया जो है ये पूरा का पूरा एरिया बिल्कुल गंगा की घाटी है और यूनिवर्सिटी के पीछे से ढाल चालू हो जाती है और सीधे जाती है गंगा जहाँ आज बह रही वहां तक सीधे ढाल ही ढाल है। तो इसमें ये छेड़छाड़ कर रहे हैं और इसमें जो नाले मैनावती मार्ग के उत्तर बह रहा है इसको इन्होंने पाट फूट करके इन्होंने उसको भी ब्लॉक कर दिया। तो जो यहाँ का जो बचे हुए एरिया का जो था वो भी नहीं वहां पे पानी जा पा रहा है। जब उत्तराखंड में जल प्रलय की भयानक त्रासदी सामने आई तो एक बार फिर इस इलाके की चिंता में पर्यावरणविद और एनजीओ ने सक्रियता दिखाई और बिल्डरों और केडीए के खेल पर खूब हो हल्ला मचाया। इस इलाके की बेहतरी और गंगा से पैदा होने वाले संभावित खतरे को देखते हुए तमाम कागजी प्रक्रियाओं के आधार पर सफेद पोशों से लेकर केडीए के आला अधिकारियों से पत्राचार किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी न कारखानों में सबकी आवाज अनसुनी कर दी गई। कोशिश करेंगे ये जानने के लिए व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट, हैज एनी स्टडी बीन कंडक्टेड विथ रिगार्ड टू दिस सब्जेक्ट और इज इट जस्ट एन एप्रहेंशन, इसका साइंटिफिक वैलिडिटी क्या है इस रिपोर्ट का, वी आर ऑल्सो नॉट अवेयर। अधिकारियों को बिल्डरों और निवेशकों की चिंता है, जबकि वैज्ञानिकों को डर उस खतरे को लेकर है जो बेवक्त कभी भी गंगा की ओर से आ सकता है। लोगों के घर बह सकते हैं, हर तरफ जलमग्न होने के बाद स्थिति बद से बदतर हो सकती है। आर्यन अग्रवाल, जी मीडिया, कानपुर। तो कानपुर से इस वक्त आर्यन अग्रवाल हमारे साथ हैं। आर्यन, सबसे पहले तो ये बताइए कि रिपोर्ट हमने देखी है कि किस तरीके से भूमाफिया, बिल्डर, प्राधिकरण सब मिलकर अगर कुछ कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ मुनाफा कमाने की बात हो रही है, बाकी सब चीजें किनारे। ये खेल खेला कैसे जा रहा है? देखिए, थोड़ा इतिहास में जाना होगा और ये अरबों खरबों खेल है और इस दौरान कई सरकारें आई हैं और गई हैं और किसी ने इसमें ध्यान नहीं दिया, ये नहीं माना जा सकता है। तो निश्चित तौर पर जो आता रहा वो उससे पैसा कमाता रहा। चलिए मैं आपको पूरा बताता हूं। मैं 1991 में कानपुर जो मास्टर प्लान ब्रिटिश टाइम पे बनाया गया था, 1991 में एक्सपायर हो गया था, पूरा हो गया था। उस समय जो केडीए के उपाध्यक्ष आए थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने नया मास्टर प्लान बनाने की नींव रखी और इसके लिए जो टाउन एरिया प्लानर होते हैं उनकी कमेटी बनाई गई। कहा यह गया कि अब कानपुर को नया मास्टर प्लान चाहिए, जबकि जो पुराना मास्टर प्लान था उसके अनुरूप ही कानपुर पूरा बस नहीं सका था और चाहते तो कम से कम 15 साल उसी मास्टर प्लान पे और काम हो सकता था। इस दौरान उन्नाव जिले में जो कानपुर से गंगा पार्क इलाका है वहां बड़ी मात्रा में बालू का अवैध खनन किया गया। नतीजा ये हुआ कि कानपुर से गंगा दूर चली गई और उन्नाव की तरफ मुड़ गई। तो इस तरह कानपुर के गंगा किनारे का हजारों एकड़ एरिया जो है रेतीली जमीन का खाली हो गया, गंगा वहां से दूर चली गई। इस पर नया मास्टर प्लान जो प्रस्तावित हुआ 1991 में, उसको इस जगह को एग्रीकल्चर लैंड घोषित कर दिया गया, जिससे कि रेतीली जमीन पर जो खरीफ की फसलें होती हैं वहां पर उगाई जा सके, तरबूज, खीरा, ककड़ी या जली जो फसल होती है। इस बीच में एक गेम यहाँ पर दूसरा शुरू हुआ कि बिल्डरों ने और डेवलपर्स ने इन किसानों की जमीन को लगभग 20,000 से 40,000। जो आप दूसरे खेल की बात कर रहे हैं, पहले खेल पर ही अगर हम नजर डालें तो आप ये बता रहे हैं कि जो पुराना मास्टर प्लान था उसके अनुसार पूरा कानपुर बस नहीं पाया था और ऐसे में नया मास्टर प्लान आ गया। आखिर ये मास्टर प्लान लाया किस लिए गया था? पहले ये यही समझ लें कि ये मास्टर प्लान लाया ही इस मकसद से गया था कि एक नया मास्टर प्लान ले आया जाए। फिर आखिर कैसे वो साठगांठ होगी, कैसे आखिर उस जमीन को एक्वायर किया जाएगा, कैसे उसको अधिग्रहण बिना अधिग्रहण किए ही लोगों से ले लिया जाएगा। यानी कि एक सोची समझी साजिश थी जो नया मास्टर प्लान आया उसको लेकर। बिल्कुल बिल्कुल यही मैं कहना चाहता हूं कि कितनी सोची समझी साजिश थी कि जो मास्टर प्लान का नया ड्राफ्ट तैयार किया गया उसमें इस जगह को लैंड यूज का एग्रीकल्चर दिखाया गया जो गंगा द्वारा खाली जमीन है और इसको बिल्डर्स, डेवलपर्स या पूंजीपतियों ने अपने फार्म हाउस बनाने के नाम पर किसानों से खरीदना शुरू कर दिया। इस बीच में केडीए ने एक सोची समझी साजिश ही कहा जाएगा, ये हवा फैल गई कि ये जमीन सरकार अधिग्रहित कर सकती है और यहाँ पर न्यू कानपुर सिटी बसाया जाएगा। न्यू कानपुर सिटी का एक अलग मास्टर प्लान तैयार किया गया 2006 और 2008 के बीच में और किसानों ने अपनी जमीनें इस उम्मीद में कि सरकार इसको अधिग्रहण कर लेगी, उनके हाथ में कुछ हाथ नहीं आएगा, डेवलपर्स को बेचनी शुरू कर दी। जब ये पूरी तरह से बिक गई, पूरा एरिया बिक गया, इसके बाद जो केडीए बोर्ड की मीटिंग में इन जगहों का लैंड यूज बदला जाने लगा। एक निश्चित रकम निर्धारित कर दी गई, इतना पैसा देके इतने रुपए वर्ग गज या इतने रुपए प्रति बीघा के हिसाब से जमीन बदली जाएगी और एग्रीकल्चर लैंड को रिहायशी में जो है इसको बदल दिया गया। तो सारे नियम बिल्डर्स और डेवलपर्स के इशारे में बनते चले गए। तो केडीए कह रहा था कि उनका लैंड बैंक नहीं है, वो कहीं कुछ अब नई हाउसिंग स्कीम नहीं ला सकता है। तो जिस जमीन को वो अधिग्रहण करके
गरीब जनता के लिए, मध्यम वर्गीय जनता के लिए खुद बना सकती थी या बेच सकती थी, वो बिल्डर्स के हाथ में जाने दी गई। इसको लेकर कानपुर के कुछ वकील, जिनका भी आपने देखा रॉबी शर्मा, जो कानून भू संबंधी मामलों बिल्कुल आरएन, सवाल तो यही उठता है कि जिस जनता की हम बात कर रहे हैं उसका ख्याल किसको है आखिर, क्योंकि यहाँ तो नियम खुद ही बना दिए जा रहे हैं और खुद खेल भी कर लिया जा रहा है। ऐसे में आखिर किस पर विश्वास किया जाए? प्राधिकरण जिस पर एक जिम्मेदारी ये होती है कि पूरी तरीके से जहां पर भी जमीन का इस्तेमाल हो रहा है, किसको दिया जाना है, कैसे दिया जाना है, ये कहीं ऐसा तो नहीं एग्रीकल्चर लैंड है, तमाम नियमों को सही तरीके से आगे बढ़ाना, उनका सही तरीके से पालन करवाना जिसकी जिम्मेदारी है, जब वही मिल जाएगा तो सारी चीजें भगवान भरोसे। बहरहाल जब लौटेंगे तो बात ये करेंगे कि सरकारें जब बदलती चली गई तो क्या ध्यान नहीं दिया गया या फिर देखते हुए भी अनदेखा कर दिया गया। बहरहाल यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। Do you love डिम्पल और पिंपल? घबराइए मत, डिम्पल को तुम संभालो, पिंपल्स को हम संभालते हैं। तो फिर सही है, क्लीन श्योर क्रीम और साबुन, MN फार्मा द्वारा निर्मित। लगाते हैं सफेद टीका बस बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, ताकि त्वचा को सर्दी की नजर न लगे। बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम के साथ बोरोप्लस फेस वॉश फ्री। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अपना प्रदेश, अपना देश। मिल गया मच्छर। हेलो अंकल ठीक तो है? वो अभी हमारे घर से मच्छर लेकर गए। चीटर कॉक कहीं के। अरे भाई, आपके घर में तो मच्छर नहीं मिलेगा। ये चैलेंज है गुड नाइट एडवांस लो स्मोक कॉइल का। धुआं कम, असर ज्यादा। भाभी, ये धुले हुए कपड़ों में से सफाई की महक क्यों नहीं आ रही? सफाई की महक? वो क्या होती है? पत्नी जी, समझाना पड़ेगा। अरे आंखें बंद करो, ये तो यही मनाएंगे हनीमून। नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। इसे छोड़ो, महकती सफाई अपनाओ। नया व्हील, सफाई वही जो महके। तो बात हम कर रहे हैं उस सबसे बड़े घोटाले की, या यूं कहें कि उस सबसे बड़े साठगांठ की, जिसमें जमीन का सौदा किया जाता है, भूमाफियाओं को दे दिया जाता है, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ा होना शुरू हो जाती हैं, ये बिना सोचे समझे कि अगर कुछ उल्टा हुआ, गंगा वापस लौट आई तो क्या होगा नतीजा, क्या होगी शक्ल, क्या होगी तस्वीर। जी हां, ऐसी ही गंगा वैली की हम बात कर रहे हैं, जिसको बिना सोचे समझे नियमों को ताक पे रखकर अब उस पे इमारतें खड़ी की जा रही हैं, सपनों की इमारतें खड़ी हो रही हैं, लेकिन क्या नतीजा होगा इस पर किसी का ध्यान नहीं। बड़ी बड़ी कंक्रीट की इन सोसाइटीज में आधुनिकता का रास्ता तो दिखता है, लेकिन कंक्रीट की यही बिल्डिंगें पर्यावरण के साथ आपके और हमारे सबके लिए एक तरीके से ऐसा खिलवाड़ कर रही है जिससे हजारों लोगों की जिंदगियां कब खत्म हो जाएंगी किसी को पता नहीं। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने कानपुर को गंगा के किनारे बसाते वक्त इसका शहरीकरण दक्षिणी भाग में किया था और उत्तरी भाग को हरियाली क्षेत्र घोषित किया था। लेकिन पिछले एक दशक में कानपुर के गंगा कटरी इलाके को ऊपर उठाने के लिए पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सोसाइटियों के लिए सड़कों का स्तर उठाने का काम तेजी से जारी है और इसके लिए कूड़े और रासायनिक खाद का इस्तेमाल भी धड़ल्ले से किया जा रहा है। यहाँ तक ही नहीं, गंगा के किनारे की नहरों और तालाबों को पाटने का काम भी हो रहा है। सालों पुराने ग्रीन एरिया में हरियाली कम, कंक्रीट का अंबार ज्यादा दिखाई देने लगा है। एक नगर निगम के उस टाइम पे पार्षद थे, वो भी वहाँ पे प्लॉटिंग कर रहे हैं और ये और NRI सिटी वाले मिलकर के इन्होंने वहाँ 10,000 टन कूड़ा गिराया
और उसका हमने पूरा का पूरा लिखा और हमने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट को लिखा कि किस तरीके से केडीए ने फर्जी बिल्डरों के माफिया ने यहाँ पे फर्जी मास्टर प्लान गंगा की घाटी में रिहायशी वगैरह बना लिया, अब इसको ये अंजाम दे रहे हैं। कई और लोगों ने हमारी बात से सहमत होकर के उनको लिखा, जयंती नटराजन को लिखा और उसके बाद में जयराम रमेश को लिखा, मगर किसी ने कुछ नहीं कर। इन इलाकों में सीवर सिस्टम न होने के कारण सोसाइटी अपना सीवेज वाटर तालाबों में गिरा रही है और मजबूरन किसान इन्हीं तालाबों के जहरीले पानी से सब्जियां उगा रहे हैं, जो सीधे तौर पर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है। सीवेज के पानी को हम उन स्रोतों में न जाने दें, क्योंकि वो पानी हमारे एनिमल पीने के लिए जानवर इस्तेमाल करते हैं और कुछ फसलें ऐसी हैं जिनसे अगर ये जो हमें कच्ची सब्जियां जो है हम खाते हैं वो उनके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि अगर उसमें मतलब किसी भी प्रकार का रसायन है, क्योंकि कच्ची अवस्था में लोग ही सब्जियों को खाने लगते हैं, तो वो एक तरह से नुकसान करेगा। आरोप है कि अवैध सीवर लाइनों को हटाने के लिए विभाग को पुलिस और प्रशासन की ओर से मदद नहीं मिल पा रही है। सिंचाई विभाग इन अवैध सीवर लाइनों को नहीं हटा पा रहा है। उसका कहना है कि तालाबों और नहरों को खाली कराने के लिए उसे जिला पुलिस और प्रशासन की मदद चाहिए, जो उसे नहीं मिल रही है। सदियों से जिन इलाकों को गंगा घाटी के रूप में मान्यता मिली हुई थी, वहां न्यू कानपुर सिटी के मास्टर प्लान के आने के बाद दयानंद विहार, NRI सिटी और रतन आर्बिट नाम की गगनचुंबी सोसाइटियों ने अपनी पहचान बना ली है। बरसात के दिनों की छोड़ दे तो यहाँ धूल और मलबों का अंबार दिखाई देता है। वहीं बरसात के दिनों में हालात और भी ज्यादा दयनीय नजर आते हैं, जब यहाँ पानी ही पानी नजर आता है। न्यू कानपुर सिटी के नक्शे में सोसाइटी वालों ने कुछ कम कहर नहीं ढाया है। उन्होंने टेढ़े मेढ़े प्लाट काटकर गंगा में जाने वाले पानी का रास्ता रोक दिया है। नतीजा ये है कि यहाँ 12 महीने पानी बाहर आ रहता है और बरसात में तो लोग नावों में बैठकर अपने घर पहुँच पाते हैं। HBTI के सिविल इंजीनियरिंग विभाग की माने तो ऐसी परिस्थितियां रेतीली जमीन पर गगनचुंबी इमारतों के लिए खतरनाक होती है, लेकिन गंगा घाटी टाउनशिप बसाने से पहले यहाँ किसी ने भी रिवर ट्रेनिंग वर्क को पूरा करने की जहमत नहीं उठाई और लोगों को काल के गर्त में जाने के लिए न्योता दे दिया। बिल्कुल अनअवॉइडेबल हो गया कि आपको बनाना ही है, तो फिर ये आपको देखना होगा कि जो रिवर का अब जो नया कोर्स हो गया है उसके पास आपको प्रॉपर तरीके से डिजाइन रिवर ट्रेनिंग वर्क्स आपको डिजाइन करने पड़ेंगे, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स आपको बनाने पड़ेंगे। गंगा वैली का तो ऐसा है, कुदरत को तो आप खत्म नहीं कर सकते, उससे छेड़छाड़ करके वो आपको समाप्त कर देगी। न्यू कानपुर सिटी के नक्शे के मुताबिक भूमाफियाओं ने प्लाट आवंटन के लिए तालाबों को काटकर गंगा की तरफ आने वाले पानी के मार्ग में जगह जगह पर अवरोध उत्पन्न कर दिया है, जिससे इलाके के काफी हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया है। हालत आज ये है कि यहाँ गंदे पानी से होने वाली बीमारियों ने डेरा डाल दिया है। फिलहाल जरूरत है यहाँ समय रहते सरकार को चेतने की, क्योंकि ये सब परेशानियां उतनी खतरनाक नहीं जितनी वैज्ञानिक इलाकों में हो रहे निर्माण को लेकर चिंतित है। जरूरत है विकास कार्यों के नाम पर अंधाधुंध निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के साथ ही IIT और HBTI जैसे इंजीनियरिंग संस्थानों की रिपोर्ट पर ध्यान देकर भविष्य के खतरे को भांपने की, क्योंकि गंगा जितनी जीवनदायिनी है उसके साथ खिलवाड़ करने पर उसका रूप उतना ही विनाशक और प्रलयकारी साबित होता है। आर्यन अग्रवाल, जी मीडिया, कानपुर। तो यानी कि जो निर्माण किया जा रहा है वो तो है ही पूरी तरीके से गलत, लेकिन उसमें भी और कितनी ज्यादा नियमों को ताक पर रखा जा रहा है, ये भी और भी ज्यादा चौंकाने वाला होता है। आर्यन हमारे साथ है। आर्यन, चलिए, अगर निर्माण के लिए सोच ही लिया गया था कि भाई निर्माण करना ही करना है और इस तरीके से ही निर्माण करना है, तो कम से कम ये तो सोच लिया जाता कि पर्यावरण जो मानक है उनकी तो अनदेखी ना करते। कम से कम जो जिंदगी है, एक तरह से कहें कि एक जिनको ये पता नहीं है जहां पर वो बसने जा रहे हैं वो उनके लिए ठीक है या नहीं ठीक है, कम से कम उसका तो ध्यान रख लिया जाता। बिल्कुल, पर्यावरण का तो खिलवाड़ है। और श्वेता, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि 2 साल पहले जो केंद्र सरकार ने नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बनाई थी, IIT कानपुर उसमें समन्वयक के तौर पर काम कर रहा है, कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रहा है और हर उस राज्य का मुख्यमंत्री जहां से गंगा गुजरती है इसका सदस्य बनाया गया है। और 6 महीने पहले IIT कानपुर ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, लेकिन उसको कचरे के डिब्बे में फेंक दिया गया और इसको लेकर आके वैज्ञानिक बहुत निराश है। वो साफ कहते हैं किसी भी हालत में गंगा के पथ पर निर्माण कार्य मत कराया है, क्योंकि उन्होंने 1 दर्जन नदियों का ऐसा उदाहरण दिया जो पिछले 1 शताब्दी में वापस लौटी है और उन्होंने कहर ढाया है। इसका आंकड़ा उन्होंने दिया है और एक
एक अनुमानित ही सही लेकिन एक सैटेलाइट मैप के साथ उन्होंने कहा है कि गंगा कभी भी अपने मूल पर वापस आएगी तो सबको बाहर ले जाएगी। और मैं बताना चाहूंगा कि हर बरसात में यहाँ पर इस इलाके में इतना पानी भर जाता है कि एक स्कूल तस्वीर आपने देखी होगी, वो स्कूल 2 महीने के लिए बंद करना पड़ता है, तो उसकी पूरी निचली मंजिल डूब जाती है और फिर वो बरसात जब खत्म होती है तो स्कूल खोल दिया जाता है। और एक प्रतिष्ठित ब्रांड का स्कूल है, प्रतिष्ठित इसका स्कूल है, एक बड़े स्कूल तस्वीर तो अभी से ही साफ होने लगी है स्थितियों की। बहरहाल एक बात और जानना चाहूंगी, खतरे में डाल दी जाती है हर साल। एक बात और जानना चाहूंगी, ऐसा नहीं होता कि जब भी कोई काम होता है, प्राधिकरण अगर कोई काम कर रहा है तो उस पर सरकार की नजर नहीं जाती, सरकार आती है चली जाती है, क्या ये कहा जाए या ये समझ लिया जाए, मान लिया जाए कि चीजों को देखते हुए भी अनदेखा किया जा रहा है? बिल्कुल श्वेता, सीधे सीधे कहा जा रहा है। और जो याचिका करता है हाईकोर्ट में, जो अपील लेके गए हैं, पीआई लेके गए हैं कि कितने अरबों खेल है और आंखें बंद की जा रही हैं, फिलहाल लोगों को आशियाना मिल जाएगा, लेकिन अगर एक बार गंगा ने तबाही मचाई तो हजारों जिंदगियां जाएंगी, खतरे में पड़ेंगी और तभी बिल्डर्स डेवलपर्स नजर नहीं आएंगे। एक जांच बैठेगी, एक कमीशन बैठेगा और उसकी रिपोर्ट आएगी, पता नहीं होगा। यानी कि सरकार भी मिली हुई है, ऐसे में क्या समझा जाए? आखिर जब पूरा तंत्र ही, हम देखें कि अगर पूरा तंत्र ही मिला हुआ है तो आखिर उम्मीद फिर कहाँ होगी? किसके पास जाया जाएगा? किससे कहा जाएगा कि भाई आप देखिए, आप हल निकालिए उन लोगों के लिए जो शायद यहाँ बसने की तैयारी कर रहे हैं, आशियाने को जल्द से जल्द पाने की कोशिश में होंगे, उनको ये नहीं पता कि उनकी जिंदगी पर कितना भारी हो सकता है यहाँ पर रहना। ऐसे में जवाबदेही किसकी होगी? क्योंकि जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सिस्टम को एक तरीके से लोगों के आगे, जिसको लोगों को जिन पर विश्वास है, अगर वो इस तरह का काम करेंगे तो कहां पर लगाम लगेगी? आर्यन, सवाल मेरा आपसे यही है कि आखिर लगाम कैसे लगेगी जब पूरा तंत्र ही मिला पड़ा है? बिल्कुल, सवाल अपनी जगह खड़ा है, उसका कोई उत्तर नहीं है। जैसा मैंने बताया कि गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सदस्य हैं और आईआईटी कानपुर इसमें समन्वयक के तौर पर काम कर रही है, तो अपनी रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री को प्रेषित किया। वो तो क्या मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट देखी नहीं है? वो अथॉरिटी क्या काम कर रही है, गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी क्या काम कर रही है, उसका समन्वयक जब उसकी रिपोर्ट दे रहा है। और अब तो एचबीटीआई ने कह दिया है, दोनों कानपुर की बड़ी संस्था है, यूपी की सबसे बड़ी अथॉरिटी, यूपी की सबसे बड़ी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जो है एचबीटीआई है और देश में आईआईटी का नाम है, उसके दोनों रिपोर्ट आ चुकी कि यहाँ पे निर्माण तुरंत रोका जाए, कोई और ऑप्शन है ही नहीं, निर्माण रोका जाए, सिर्फ इतना कहते हैं। एचबीटीआई ने जरूर कहा है कि गंगा वर्क्स प्लान एक लाया जाए, ट्रेनिंग रिवर ट्रेनिंग वर्क एक उनका प्रोग्राम होता है उसके तहत, लेकिन वो तक खर्चीला होगा कि शायद उसके बाद यहाँ पे इस इलाके में जो मकान बनेंगे उनकी कीमतें कई गुना बढ़ जाएंगी। तो बिल्कुल जिस तरह की भूकंप आता हो, भूकंप रोधी इमारतें बनाई जाती है, तो गंगा का जो वैली है वहां बनाने के लिए जो निर्माण कार्य होगा, वहां जो निर्माण है वो बहुत खर्चीला होगा। अगर बनाना है सरकार को उसके लिए पूरी योजना बनानी पड़ेगी, बस इतना नहीं कि गंगा अभी जगह खाली करके वहां पे इमारतें खड़ी कर दी। सवाल तो यही है कि क्या सिर्फ यही जमीन बच गई है या फिर इसी तरीके से निर्माण कार्य हो सकता है? क्या इसी तरीके से एक वैली को बसाया जा सकता है अवैध निर्माण करके ही? क्या दूसरा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता कि एक सही तरीके से पूरी चीजों को, जमीन को लेकर अगर उस पर घर बसाया जाए और उस योजना को आगे बढ़ाया जाए? क्या ऐसा संभव नहीं है? क्या एक ऐसा विकल्प क्यों देखा जाता है या उसी रास्ते को क्यों चुना जाता है जिस पर सिर्फ मुनाफा होता है और बहुत सारे लोगों के सपने तैयार होते हैं बिखरने को? बहरहाल आर्यन, आप जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल यही उठता है कि अगर कोई परियोजना, योजना शुरू होती है तो हर बार क्यों मुनाफे के बारे में पहले सोच लिया जाता है, बिना इसके कि अगर ये बन जाए, सही तरीके से, सही से काम हो तो कैसे विकास होगा? और यूं कहें कि हर एक इंसान जो शायद एक सपने को लेकर जीता है, उसका सपना सच होगा। बहरहाल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड फॉलो अप में आपके साथ हम फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसे ही नए मामलों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अपना प्रदेश, अपना देश। दो चोर दोनों बार हिंदी में लिख के गया, जोकर का मास्क छोड़ के। अगर उसे पकड़ना है तो हम उससे चोरी करवाएंगे। वी मेक हिम रॉब अगेन। मस्खरा, मजाकिया, जोकर, क्लाउन, ये सब हमारे नाम है, लेकिन मस्खरे का खेल
धोखे का खेल होता है, जिसमें ऑडियंस को लगता है कि जीत उनकी हो रही है, लेकिन जीतते हम हैं हमेशा। अरे खांसी बुखार फिर से? गर्म कपड़े भी पहना है। वजह कुछ और भी हो सकती है। खांसी जुकाम हाथों पर लगे कीटाणुओं से भी हो सकता है। तो एडवांस लाइफ बॉय खांसी जुकाम जैसे 10 इन्फेक्शन वाले कीटाणुओं से बचाता है। फिर से एक्टिंग कर रहा हूँ। एडवांस लाइफ बॉय